हेलो बच्चों, की हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। हम एक नए चैप्टर के साथ सीए इंटर की ऑडिट के अंदर नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। छोटू सा चैप्टर है लेकिन छोटा है लेकिन बलवान चैप्टर है। नाम क्या है इसका, देखो जरा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बेटा ये वर्ड आपने सुना बहुत बार है ना। हम सीधा बात करते हैं पढ़ाई की लिखाई की, कोई इररेलेवेंट बात नहीं। ये वर्ड आपने सुना बहुत बार है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब भाई ऑडिटर। तो जो भी काम कर रहा है, जो भी तेरे वर्किंग पेपर हैं, वर्किंग पेपर मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑडिट में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट करते हुए चलना है ना। पता है, डॉक्यूमेंट करना हमेशा एक अच्छी आदत रहती है। शुरुआत से चीज़ों को लिखते हुए चलो, प्रॉपर उसके एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए चलो, फाइलों में लगाते हुए चलो, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल भी हासिल हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल में भी आई थी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात। तो कुल मिलाकर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी एक ऐसे बना हुआ है और ये क्वालिटी कंट्रोल में भी अहम भूमिका निभाता है। हम बिना बातों को घुमाए फिराए सीधा हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो इजी नहीं महा इजी है। आओ शुरू करते हैं इस महा इजी चैप्टर का पहला पॉइंट, जिसका नाम लिखा हुआ है ऐसे 230, जो आपको याद करना है। यस सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है सर। ऐसे 230 कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया जी सारे ऐसे ही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं। टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ऑडिट कर रहे होगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बेटा देखो ऐसे लगता है जब ऑडिट चल रहा है, और ऑडिट भी किसका चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर ऑडिट चल नहीं रहा होता तो कुछ और एंगेजमेंट चल रहा होता, तो ऐसे नहीं कुछ और लग रहा होता, एसआरएस एसआरई ऐसे ही जो लग रहा होता। ठीक है, जो हमारा ऐसे 230 है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, वो ऑडिट पे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। It is to be adapted as necessary, ये जरूरी है in the circumstances when applied to audit of other historical financial information। अब जब historical financial information like हमारी financial statement, इन सारी चीजों को ऑडिट करोगे तो जरूरत पड़ेगी। The specific documentation requirement of the essays do not limit the application of this essay। Let's say मैं कहता हूँ ऐसे 510, ऐसे 501, ऐसे 500, फलाना ऐसे, ढमकाना ऐसे, तिमकाना ऐसे, इन ऐसे में कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात लिखी है तो भाई उसका पालन करना। लेकिन क्या वहां पे कुछ लिखा है तो यहां पे असर, या यहां पे कुछ लिखा है वहां पे असर पड़ेगा ना। अगर किसी ऐसे में लिखा है डॉक्यूमेंटेशन करना है तो कर लेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो ऐसे 230 के हिसाब से जिन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हम करेंगे। ठीक है। लॉ और रेगुलेशन में एस्टैब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। हो सकता है कोई लॉ या कोई रेगुलेशन कहता है कि आपको इन पर्टिकुलर चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन 3 तरीके से हुआ, या तो कोई भी ऐसे, या तो ऐसे 230, या तो कोई लॉ और रेगुलेशन। इन 3 हिसाब से हमारे ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। आई होप यहां तक की सारी बातें डन हो गई होंगी। जी सर, आगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगेन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है भैया जी? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं रिकॉर्ड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू रिकॉर्ड्स। किसके रिकॉर्ड? उन ऑडिट प्रोसीजर्स के जो हमने परफॉर्म करे, जो रेलिवेंट थे, जिससे हमारे को क्या मिला, ऑडिट एविडेंस, एंड किन कंक्लूजन्स पे हम पहुंचे। तो कौन से रिकॉर्ड, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, क्या एविडेंस मिले, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, इन सारों बातों को जोड़ दो और मुबारक हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया खत्म। टर्म सच एज वर्किंग पेपर, हम इसे कई बार वर्किंग पेपर या वर्क पेपर के नाम से भी पुकारते हैं। और जब बेटा मैं अभी शुरुआत में बोल रहा था तो मैंने वर्किंग पेपर भी लिख दिया था। ठीक है सर, आगे ये उन्हीं चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रखा है, छोड़ते हैं हम इसे, हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव, भैया जी क्या ऑब्जेक्टिव है? हर ऐसे के अंदर बेटा, हर ऐसे के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, आओ देखते हैं। फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। भाई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, ऐसे 230 को फॉलो करना है। दैट प्रोवाइड, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाना दैट प्रोवाइड अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑन द बेसिस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। ऐसे रिकॉर्ड्स या ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना जो सफिशिएंट भी हों और एप्रोप्रिएट भी हों, जिसके बेसिस पे आपने क्या दे रखी है, आपकी रिपोर्ट दे रखी है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। बहुत बढ़िया सर। दूसरा, एंड ऐसे एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट करना है दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड। ऐसी चीजों को डॉक्यूमेंट कर लेना, ऐसे एविडेंस को डॉक्यूमेंट कर लेना कि आपका ऑडिट प्लान और परफॉर्म हुआ था,
अकॉर्डेंस इन अकॉर्डेंस विद द एसे एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बेटा लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का एग्जांपल मैं लिख देता हूं। ऐसे के हिसाब से तो ऑडिट चल रहा है, ऐसे 700 के हिसाब से अपन ने ऑडिट रिपोर्ट बना ली। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का एग्जांपल हो सकता है इसका कारो 2020 के हिसाब से भी हमने काम कर लिया। तो इन चीज के एविडेंसेस का डॉक्यूमेंट्स करना है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। फिर से बोलता हूं, देखना तसल्ली से। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन बनाए ऐसे जो क्या दें, जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स दिखाएं जिसके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट गई, और दूसरा एविडेंस दिखाएं कि ऑडिट प्लान हुआ था, परफॉर्म हुआ था एसएस के हिसाब से, और प्लान और परफॉर्म हुआ था लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इन चीजों का एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेटा उन्हीं चीजों को नीचे बना के लिख दिया है, वही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट वाली बात और एविडेंस वाली बात। तो इसे हम देखकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। आगे नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इजी नहीं अतः इजी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस, ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाता है वो एविडेंस जिसके बेसिस पे ऑडिटर ने क्या ड्रॉ करा था, कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। तो कुल मिलाकर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देता है एविडेंस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को क्या दे रहा है, एविडेंस, खत्म। दूसरा और क्या दे रहा है हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये एविडेंस दे रहा है फिर से दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड, वही ऊपर वाली घिसी पिटी लाइन, दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे के हिसाब से ऑडिट चला, और एप्लीकेबल लीगल एंड रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा ऑडिट चला। तो भाई हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो ये दो बातें प्रोवाइड करेगा, क्या कि जो आपने एविडेंस बनाए उन्हीं के बेसिस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ करा, आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा जो ऐसे 200 के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे, और दूसरा इस चीज का सबूत मिलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से कि आपने जो भी ऑडिट करा इज इन अकॉर्डेंस विद द एसएस एंड आल्सो इज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। स्वाहा, खत्म। फिर इसके बाद पर्पस, भाई पेपर में आ सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, भाई क्यों बनवा रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो फ्यूचर में रेफरेंस के काम आता है ना। कितनी इजी बात है, आओ शुरू कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या मकसद क्या है इसका, क्या हासिल करना चाहते हैं हम? इससे असिस्टेंस मिलेगी, सहायता मिलेगी एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। अगर हमने सारी चीज़ों को लिख कर करा हुआ है तो हमारी टीम अच्छे से काम परफॉर्म कर पाएगी। तो असिस्टिंग द टीम की हेल्प हो रही है प्लान करने में और परफॉर्म करने में। याद कर लो, अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है जिससे टीम को असिस्टेंस मिले कि वो ऑडिट को अच्छे से प्लान और अच्छे से परफॉर्म कर सके। नाउ द सेकंड पॉइंट, असिस्टिंग मेंबर्स, वही टीम मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पहला तो प्लान परफॉर्मेंस करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन एंड सुपरविजन, दिशा निर्देश और सुपरवाइज करने में भी हेल्प कर रहा है। कुल मिलाकर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाने में हेल्प कर रहा है। देखो, टीम को काम करने से हेल्प कर रहा है और जो सीनियर लोग हैं उनको रिव्यू, सुपरवाइज, डायरेक्शन करने में भी हेल्प करवा रहा है। कौन? आपका डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 वाला। तीसरा, इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, सारी टीम अपने अपने कामों के लिए अकाउंटेबल हो जाएगी। लेट्स से रमेश ने ये चेक करा था, सुरेश ने ये चेक करा था, त्रिमेश ने वो चेक करा था, कमलेश ने वो चेक करा था। सारी चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। अब कल को जाकर कमलेश के काम में गलती आई तो भाई बताओ, क्या बाकी 3 बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे ना? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए भी काम आता है इसका। तीसरा मेन वर्ड होगा अकाउंटेबिलिटी। चौथा, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, ऐसे मैटर जिनका लगातार सिग्निफिकेंस रहता है, फ्यूचर ऑडिट में काम आएगा। तो बेटा ये मैंने आपको सबसे पहले बोला था, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में रेफरेंस के काम आएगा। तो 4, पहले दोनों में असिस्ट कर रहा था, तीसरे वाले में अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है जिसने जो काम कर रहा है। एंड द 4th पॉइंट, वो चीज़ें जो कंटिन्यूइंग नेचर की होती हैं वहाँ पे फ्यूचर ऑडिट में भी काम आएगा अगर आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से प्रिपेयर करा है तो। फिर 5वां, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बेटा ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, SQC 1 का पालन हो जाएगा। एंड छठा, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, इसमें लिख लो पीयर रिव्यू। आपका कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो रहा है तो उस केस में आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाना। कोई भी PRL के हिसाब से, किसी प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ऑडिट हो रहा है ऑडिटर,
आपका काम चेक करने आया जा रहा है, आपका पीयर रिव्यू हो रहा है, तो उस केस में भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी हेल्प करेगा कि हाँ आपने अच्छे से काम परफॉर्म करा था। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाकर ये 6 चीज़ें नसीब हो जाएंगी भाई, ये 6 चीज़ें आपको नसीब होने वाली है। याद कर लेना बेटा, कोशिश करना अभी याद कर लो। अच्छा टॉपिक था, ऐसे 230 चल रहा है, बहुत बड़ा ये कोई चैप्टर नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप यहीं क्लास में ही सीख लेना, क्लास में ही याद कर लेना, बाकी घर पे बैठ के आराम से बाकी काम कर लेना। हमने सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब देख लिया, फिर उसका ऑडिट एविडेंस किस चीज़ का वो मिलता है, वो रेगुलेटरी का पालन कर लिया, एसएस का पालन कर लिया, एविडेंस दे देता है जिसके बेसिस पे आपके कंक्लूजन बने थे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का पालन हो गया, पहले पढ़ा। फिर अभी बताता है ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाकर ये 6 पर्पस फुलफिल हो जाएंगे, ये था। ठीक है, नीचे बेटा एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन आपका ही रहेगा, इलस्ट्रेशन आराम से पढ़ो। हम अब पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या फॉर्म रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, किस हद तक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। तो शुरू करते हैं। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट। पहली बात, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड। ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स बनाना कि ऐसा एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका पहले कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं था वो भी समझ जाए। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना कि जब मैं ऑडिट करने जाऊं तो मैं भी समझ जाऊं कि आपने क्या करा था। अंडरस्टैंड क्या करने में हेल्प करेगा, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, शॉर्ट में हम इसे बोलते थे बेटा NTE, द NTE ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। जो नया ऑडिटर है उसको NTE पता चल जाए, अंडरस्टैंड कर जाए कि आपने कैसे कैसे क्या NTE लगाया था आपका। तो पहला कंटेंट तो ये हो गया, आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होना चाहिए NTE। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा होना चाहिए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। जो भी आपने काम करा है उसे डॉक्यूमेंट कर लेना ताकि एक्सपीरियंस ऑडिटर समझ जाए। दूसरा, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। क्या पॉइंट है, पहला आपने क्या करा, दूसरा उससे क्या मिला, द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड। जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, अप्लाई करे, उससे क्या मिला आपको, उसे भी लिख लेना, क्या करा उससे क्या मिला। ये दोनों चीज़ें कंटेंट का हिस्सा, ये दोनों चीज़ें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जानी चाहिए। ठीक है सर, आगे सिग्निफिकेंट मैटर्स, बहुत इजी पॉइंट है बेटा। सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, कोई सिग्निफिकेंट मुद्दा ऑडिट के दौरान जो अराइज हुआ था, कोई सिग्निफिकेंट मुद्दा जो अराइज हुआ, एंड द कंक्लूजन, और उसमें क्या कंक्लूजन पे आप लोग पहुंचे, एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट, और कौन कौन से सिग्निफिकेंट जजमेंट उस कंक्लूजन में इस्तेमाल हुई, वो सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिख लेना। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज़ें लिखना। सबसे पहले क्या लिखोगे, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। दूसरा क्या लिखोगे, द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, कौन कौन से रिजल्ट्स मिले उन NTE को परफॉर्म करके। एंड तीसरा, कोई सिग्निफिकेंट मैटर या कोई कंक्लूजन या कोई प्रोफेशनल जजमेंट। इन 3 चीज़ों को आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर राइट डाउन करना है। आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है फर्दर, इसके अलावा इन डॉक्यूमेंटिंग द NTE, जब आप NTE को डॉक्यूमेंट कर रहे होगे, द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड, और NTE में क्या रिकॉर्ड करना है, द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्टेड। आपने कौन से आइटम, कौन से मैटर को कैसे टेस्ट करा, क्या कैरेक्टर देखा उसका, क्या क्या देखा, क्या फीचर्स देखे उसके। तो NTE के अंदर आपको डिटेल में बताना है कि आपने क्या चेक करा। दूसरा, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क, किसने काम करा, एंड द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड। बेटा NTE में आप पहले बताओगे क्या मैटर था, कौन सा आइटम था, फिर उसके अंदर बताओगे किसने चेक करा, कब चेक करा। 2 बातें खत्म हो गई। तीसरा, हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क, किसने करा और उस काम को किसने रिव्यू करा। हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क परफॉर्म एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। रिव्यू कब किसने करा, वो काम कब किसने करा था, और काम हुआ क्या था, कौन सा आइटम चेक हुआ था। ये सारी चीजें फर्दर NTE का पार्ट बननी चाहिए। तो आप इसे ऐसे समझना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230 के हिसाब से 3 चीज़ों का बना। सबसे पहले बना NTE का, फिर बना रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड का, फिर वो सिग्निफिकेंट मैटर्स वाला, फिर ये NTE के अंदर भी ये 3 बातें डाल दी जो अभी हमने पढ़ी, बस खत्म। अभी तक आपने मेन तो यही टॉपिक पढ़े पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे लिखता है और भी बताएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। कोई सिग्निफिकेंट डिस्कशन,
द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट या TCWG। किसी के साथ भी आपकी कोई सिग्निफिकेंट बातचीत हुई है तो उसे लिख लेना, इंक्लूडिंग नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड, क्या मैटर था, एंड व्हेन एंड विद होम द डिस्कशन टुक प्लेस, कब किसके साथ आपने क्या वार्तालाप करी, क्या डिस्कशन करा, ये सारी चीजें आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होनी चाहिए। आपका एंटी, आपका डिस्कशन, एंटी के अंदर भी बहुत कुछ, क्या कंक्लूजन मिले, क्या रिजल्ट्स निकले, ये सब कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है। इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपके फाइनल कंक्लूजन से मैच नहीं खा रही, इनकंसिस्टेंट हो रही है रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट मैटर, किसी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर, देन द ऑडिटर विल रेकमेंड हाउ द ऑडिटर एड्रेस सच इनकंसिस्टेंसी। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नजर आई तो तुमने उसे कैसे रिजॉल्व करा, ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऑडिट के दौरान आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपके फाइनल कंक्लूजन से इनकंसिस्टेंट हो रही है, मतलब कुछ गड़बड़ नजर आई, तो आपने उस गड़बड़ को कैसे रिजॉल्व करा, कैसे एड्रेस करा, ये चीज भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनना चाहिए। मेरे को तो गारंटीड है, उम्मीद है कि आपको ये बड़ा इजी लग रहा होगा आगे, और थोड़ा बहुत याद भी हो रहा होगा आगे। द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट डिपेंड ऑन, भाई हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना फॉर्म, कितना कंटेंट रहेगा, ये इन फैक्टरों पे टिका हुआ है, लिखना महा इंपॉर्टेंट। हमारा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट टिका हुआ है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, कितना बड़ा बिजनेस, कितना कॉम्प्लेक्स काम करते हो। दूसरा, द नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हम लगाने वाले हैं। तीसरा, द आइडेंटिफाइड रिस्क, गलतियों के कितने चांसेस हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको मिल गई। द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कौन से ऑडिट एविडेंस मिले और उनका क्या महत्व है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शन मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे जो होना था वो नहीं हुआ, उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शंस। कौन कौन सी एक्सेप्शन, कितनी एक्सेप्शन आपने आइडेंटिफाइड करी। छठा, द नीड ऑफ डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर विच अ कंक्लूजन नॉट रेडली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्क परफॉर्म और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। छठा पॉइंट है जरूरत क्या है, इस जरूरत के हिसाब से ही हम ये डिसाइड करेंगे कि वो हमारे फॉर्म कंटेंट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। फिर से बोलता हूं, द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन, कितनी जरूरत थी किसी कंक्लूजन को लिखने की, जरूरत थी तो लिख लेना, जरूरत नहीं थी तो मत लिखना। एंड द लास्ट, द ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, आपने कौन से ऑडिट के टूल्स, कौन से ऑडिट के मेथड्स यूज करे थे, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। सैप लगाया था, AP लगाया था, ऑब्जर्वेशन लगाया था, इंक्वायरी लगाया था, रिकैलकुलेशन लगाया था, रीपरफॉर्मेंस लगाया था, एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन। इन सारे फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए आपका फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट डिसाइड होगा। जाएगा क्या क्या वो पहले बताया, कितना जाएगा कितना कम जाएगा इन फैक्टरों पे डिपेंड करता है ना। सबके कीवर्ड्स ध्यान रखो, ये वन लाइनर है, आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल वाले टॉपिक नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल लिखे हुए कुछ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन पेपर, आमतौर पे लोग पेपर में ही करते हैं, और पेपर की जगह क्या इलेक्ट्रॉनिक, मेरे को भाई मेल पे कोई फाइल आई है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल आई है, PDF, वर्ड, एक्सेल, ये सब आया है, क्या ये सब ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा? यस सर करेगा। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल ही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बेटा चैप्टर 2 आपने पढ़ रखा हुआ है। एनालिसिस, इश्यू मेमोरेंडा, जो भी आपने नोटिस दिए हैं अपने मैनेजमेंट को, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ये ऐसे 505 की बात बता रही है। चेकलिस्ट, आपने कौन कौन से काम चेक करें। कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी ईमेल या किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी बंदे से कोई भी बातचीत हुई है, ये सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का आमतौर पे पार्ट होता है। तो पेपर में अगर बाय चांस क्वेश्चन आया तो आप 2-3 एग्जाम्पल तो चेपी देना, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के माइंड पे जब आप एग्जाम्पल के साथ बात करोगे। इसके अलावा बच्चों आगे बढ़ते हैं ध्यान से। द ऑडिटर में इंक्लूड कॉपीज ऑफ द एंटिटीज रिकॉर्ड, आप चाहो तो एंटिटी के रिकॉर्ड्स को भी अपने डॉक्यूमेंट्स में बना लेना। एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, आपका किसी क्लाइंट का किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है इंपॉर्टेंट, उसे लिख लेना, उसकी कॉपी करवा लेना, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन सकता है। एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। लेकिन ध्यान रहे, मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख लिए तो मैनेजमेंट कह रहा है अब तो तूने रख ही लिया, मैं क्यों रखूँ अपने पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हारे यहाँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और अगर वो ज़रूरी है तो मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मेरे पास भी उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये MCQ के लिए अच्छी लाइन थी। फिर से बोल देता हूँ,
अगर कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर था या कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो कंपनी के रिकॉर्ड्स से रिलेट करता है तो आप चाहो तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स में भी पार्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या वो आपके यहाँ बन गया, आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन गया, तो क्या वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट कहलाएगा? नहीं, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं कहलाएगा। द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर। भाई वो डॉक्यूमेंट्स जो लगातार चेंज होते जा रहे हैं, सुपरसीड का मतलब एक बना फिर दूसरा बना फिर तीसरा बना, तो वो जो पिछले वाले थे उनको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट कॉपियों की, ड्राफ्ट पेपर की कोई डॉक्यूमेंटेशन मत बनाना, ओरिजिनल की बनाना, फाइनल की बनाना। नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग, जो शुरुआती थिंकिंग थी, प्रीलिमिनरी या इनकम्प्लीट आधे अधूरे काम थे, उसको मत बनाना। प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर, जहां कोई हल्की फुल्की गलती थी, लेट्स से ये कागज था, इसमें हमने 3 जगह गलती ठीक करवाई, फिर उन्होंने ठीक करके एक नया डॉक्यूमेंट दे दिया, तो ये वाला जहाँ पे गलतियाँ थी जो ठीक हो गई, जहाँ पे आपने काट पीट कर रखा है जो इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, इन सब की कॉपी को मत रखना, सिर्फ नए वाले को रख लेना, ये कह रहा है। एंड डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई 4-5 फोटोकॉपी है तो 4-5 को फेंक देना, एक रख लो, इनफ है। तो लास्ट में जाकर कहते कहते जाके चला गया कि इररेलेवेंट चीज़ों को आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई बताओ, सच सच बताना, ईजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ईजी लग रहा है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ईजी नहीं लग रहा तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन ईजी लगना चाहिए भाई, कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यस सर। आगे उन्हीं चीज़ को वो डायग्राम बना के बोल रहे हैं जो ऊपर एग्जाम्पल लिखे हुए थे ना, उन्हीं कॉरेस्पॉन्डेंट चेकलिस्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डायग्राम बना दिया, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखो बच्चों, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, हाँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सही बात है, अच्छा पॉइंट है, लिखा हुआ है द ऑडिटर शेल प्रिपेयर एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ए टाइमली बेसिस, समय दर समय बनाना। प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ए टाइमली बेसिस हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इससे क्वालिटी बढ़ेगी। याद करो लास्ट क्लास बेटा, अगर आपने देख रखी है क्वालिटी कंट्रोल वाली, वहाँ पे भी ये बात थी, ऐसे 220 भी ये कहता था और ऐसे SQC 1 भी ये कहता था। एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवेल्यूशन, 3 फायदे हैं, क्वालिटी अच्छी होगी, टाइम रहते बनाओगे तो, रिव्यू अच्छे से हो पाएगा और इवेल्यूशन भी अच्छे से हो पाएगा एविडेंस का। बिफोर द ऑडिटर रिपोर्ट इज फाइनलाइज, documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time such work is performed। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ कुछ कुछ लिखते हुए चलोगे तो आसान है, शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स बनाना आसान है, लेकिन एक बार अगर ऑडिट फाइनलाइज हो गया, सारा काम हो गया, अब हम अपने अपने घर चले गए हैं, अब मैं बोलूँ अब डॉक्यूमेंट्स बनाओ, भाई अब बनाना आसान नहीं है, साथ के साथ करना आसान है, यही लिखा हुआ है, साथ के साथ एट द टाइम सच वर्क इज परफॉर्म, जब काम चल रहा है तब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना ज़्यादा ईजी है, बाद में बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ये बोल रहा है। तो ओके, इन्होंने ये नहीं बताया कितने दिनों में बनना है, इन्होंने ये बताया टाइमली बनाना है, इससे रिव्यू वगैरह करने में, इवेल्यूशन वगैरह करने में आसानी हो जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल में आसानी हो जाएगी। अगेन ईजी पॉइंट था। ऑडिट फाइल, आओ शुरू करते हैं। ऑडिट फाइल, सारे वर्किंग पेपर को मिला दो, बन गई ऑडिट फाइल, लिखा हुआ है ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया, चाहे वो फोल्डर हो, फिजिकल कॉपी हो, चाहे कोई भी स्टोरेज मीडिया हो, चाहे फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें वो रिकॉर्ड्स है जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट के, सारे एंगेज कंपनियों के मिक्स नहीं, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के सारे वर्किंग पेपर, सारे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो ऑनलाइन मोड में हो, उनको मिलाकर हम कहते हैं ऑडिट फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर कहते हैं ऑडिट फाइल, ठीक है। ये एक से ज़्यादा फोल्डर भी हो सकते हैं, नीचे इलस्ट्रेशन है, पढ़ लेना आप, बहुत ईजी है। हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बाद पढ़ा ऑडिट फाइल कब कब बनता है, टाइमली बेसिस पे बनता है। आओ असेंबली की बात करते हैं, भाई आपने पढ़ा हुआ है, 60 दिन वाली बात आपने पढ़ी हुई है, SQC 1 ऐसे 220, ऑडिट फाइल की बात 7 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये 60 दिनों वाली बात आपने पढ़ रखी है, जिसने नहीं पढ़ी खुद को एक थप्पड़ लगाना तो बनता है। आओ शुरू कर रहे हैं। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, वर्ड भी वहाँ असेंबली था। द ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल, सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कहाँ असेंबल करेगा, ऑडिट फाइल में, एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, और उसका जो भी फाइनल ऑडिट से पहले या फाइनल ऑडिट के दौरान जो भी उसमें करना है वो सारा कर लेगा। SQC 1 कहता है क्वालिटी कंट्रोल का फर्म्स के पास जो ऑडिट एंड रिव्यू करती हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का,
वो कहता है रिक्वायर्स द फर्म्स के यहाँ इस्टेब्लिश होनी चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। और टाइमली कंप्लीशन के लिए हमारे को 60 दिन प्रिस्क्राइब हो रखे हैं। प्रिस्क्राइब 60 दिन है, अगर कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है तो टाइमली बेसिस पे कर लेना, ये लिखा हुआ था वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एन अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट विद इन विच टू कंप्लीट द असेंबली। असेंबली आमतौर पे ऑर्डिनरली 60 दिनों से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट के 60 दिनों से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। The completion of assembly of final audit file after the date of audit report is an administrative काम। ये administrative काम है that does not involve the performance of new audit procedure। भाई मैं सारी फाइलों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं सारी फाइलों को देखो इकट्ठा कर रहा हूँ, ये सारे मेरे ऑडिट फाइल है, इन सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या ये एक ऑडिट प्रोसीजर है क्या? नहीं, ये थोड़ी ना एक ऑडिट प्रोसीजर है, तो बस मैं काम को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो कोई आपसे बोले असेंबली करना एक नया ऑडिट प्रोसीजर हो गया, नहीं जी भाई, असेंबली कर रहा हूँ, जो जो काम कर रखा है बस उसे एक फाइल में ला के मिला रहा हूँ, तो दिस इज नॉट एनी एडिशनल प्रोसीजर। ठीक है। चेंजेस में हाउएवर वी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली। फाइनल असेंबली के दौरान आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हो। तो सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मिलाकर ऑडिट फाइल बनी और ये ऑडिट फाइल की असेंबली करनी है। असेंबली 60 दिनों के अंदर करनी है और इस चीज़ के लिए आपके फर्म में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, तभी आप SQC 1 को पास कर पाओगे, वरना SQC 1 के क्वालिटी कंट्रोल को आप फेल कर जाओगे। 60 दिनों के अंदर अंदर ये काम कर लेना है। चलो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड पेपर बनता है। डिलीटिंग एग्जाम्पल ऑफ सच चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं? डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, अभी पढ़ा था सुपरसीडेड जो बार बार आ रहा है, ड्राफ्ट पेपर है। सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो क्रॉस रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हुए थे, जिनका रियल में कोई मकसद नहीं था। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइल असेंबली प्रोसेस। साइनिंग ऑफ का मतलब होता है कंप्लीशन। साइनिंग ऑफ का मतलब साइन ऑफ नहीं, साइनिंग नहीं कर रहे, साइनिंग ऑफ का मतलब हो रहा है कंप्लीशन कर लिया तो भी ठीक है, हमारे को अब जो कंप्लीट हो गया उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस 3 एग्जाम्पल ध्यान रखो, इनफ है। कुल मिलाकर मैं अगेन बोलता हूँ, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस पॉसिबल है? हाँ भाई, चेंजेस पॉसिबल है। आगे आफ्टर द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, एक बार असेंबली हो जाएगी ऑडिट फाइल की, हैज बीन कंप्लीटेड, देन द ऑडिटर शैल नॉट डिलीट और डिस्कार्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद कुछ डिलीट मत करना किसी भी नेचर का बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। जो भी रिटेंशन पीरियड था वो आमतौर पर वैसे 7 साल होता है, या किसी भी लॉ में कुछ और लिखा है तो वो जो भी रिटेंशन पीरियड था उतने सालों तक आपको उसे बचा कर रखना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, ये 7 साल वाली बात ही लिखी हुई है। SQC 1 कहता है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कितने सालों तक बचे रहने चाहिए? 7 सालों तक बचे रहने चाहिए। रिटेंशन पीरियड 7 साल है भाई, खत्म हो गया, मतलब वो टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद 1.10 हेडिंग क्या कहती है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। जो सिग्निफिकेंट मैटर थे और जो रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट थी, या तो मैटर सिग्निफिकेंट है या जजमेंट सिग्निफिकेंट है, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लेना। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मैटर, कोई मैटर सिग्निफिकेंट है या नहीं। एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, बेसिकली किसी चीज़ को जज करना हम कैसे जज करते हैं? एनालाइज करके। किनको एनालाइज करके? फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को। ये लाइन मेरे लिए बिल्कुल पेपर के लिए बिल्कुल काम की नहीं थी। एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट मैटर में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग दैट द FST कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, कुछ गलतियां होने के चांसेस हैं, वो सिग्निफिकेंट है। अ नीड टू रिवाइज ऑडिटर प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ MST, मुझे मेरे रिस्क को रीअसेस करना है, ये भी सिग्निफिकेंट मैटर है। सर्कमस्टांसेस दैट कॉज ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, ऐसे हालात जिसमें मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाने में दिक्कत हो रही है, ये भी सिग्निफिकेंट मैटर है। फाइंडिंग दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन, ऐसी बातें पता चली जिससे मेरा ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है, डिस्क्लेमर जा रहा है, एडवर्स जा रहा है, ये सारे मैटर आपको पता चले तो इन सारे मैटर को हम कहेंगे एक ऐसे मैटर थे सिग्निफिकेंट। तो इनको भी राइट डाउन कर लेना डॉक्यूमेंट्स के अंदर। लिखता है आगे, an important factor in determining the form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of professional judgment। आपको कितना इसका फॉर्म कंटेंट रखना है, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे, while exercise in performing the work and evaluating the result। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा वर्ड प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा, काम का नहीं था। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मेड, जो भी आपने प्रोफेशनल जजमेंट बनाई, वेयर सिग्निफिकेंट सर्व्स टू एक्सप्लेन द ऑडिटर कंक्लूजन एंड रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट। अगर आपने जो भी प्रोफेशनल जजमेंट लगाई, अगर आपने उसका डॉक्यूमेंट कर लिया था
तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, और कल को जाकर कोई आपकी जजमेंट पे सवाल खड़ा करे तो उसे रीइंफोर्स दोबारा से देख के आप पता लगा सकते हो कि भाई ये जजमेंट पे मैं क्यों पहुंचा था। तो बात क्या ध्यान रखनी है, क्या प्रोफेशनल जजमेंट आपने लगाई, इसे लिख लेना। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा दोबारा से कोई कंक्लूजन निकालना है या दोबारा से कोई कुछ आपसे पूछ रहा है तो आप उन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जजमेंट थी, लिख ली तो बाद में काम आ जाएगी। ठीक है, लिख ली मतलब डॉक्यूमेंट बना लिया। Such matter are of particular interest to those responsible for reviewing audit documentation, including those carrying out subsequent audit। बेटा ये बस ये बता रहा है, वो ये जो आपने काम करवाया ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनल जजमेंट का, ये उन लोगों के लिए काम का है जो बाद में ऑडिट करने के आ रहे हैं, फर्दर ऑडिट करने आ रहे हैं। तो जो फर्दर ऑडिट करने आ रहे हैं उन्हें पुराने वालों का पता होगा तो वो अच्छे से ऑडिट कर पाएंगे। तो प्रोफेशनल जजमेंट जो मैंने बनाई उसे मैं लिख लूँगा, ताकि नए वाले जब ऑडिट करने आए तो उन्हें कंक्लूजन क्या था, कैसे था, क्यों था, वो समझने में आसानी हो जाए। बस भाई यही है इसके अंदर। फिर नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। नीचे कंप्लीशन मेमोरेंडम, ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आप इसमें देखो ध्यान से, सारे छोटे छोटे टॉपिक बने हुए हैं और ये चैप्टर खत्म। 2 4 5 टॉपिक और बचे हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर बेटा। आओ फिर से मैं आ जाता हूँ, कहाँ पे था मैं, यहाँ पे था, देखना। कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंट समरी। हमने जो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए उसकी एक समरी बनाएंगे। ठीक है भाई, बना लेंगे, क्या दिक्कत है। फलाना पेज पे ये है, ढिमकाना पेज पे वो है, तिरमकाना पेज पे वो है, इसकी एक समरी बना लेना। ये लिखा हुआ है, आओ पढ़ो। लिखता है द ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल, ऑडिटर हो सकता है जरूरी समझे, हेल्पफुल समझे, टू प्रिपेयर एंड रिटेन अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये समरी भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट होगा। एक समरी बनाओ, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। कई बार इस समरी को बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम। दैट डिस्क्राइब, जिसके अंदर क्या लिखा होगा, सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे वर एड्रेस। कौन कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई करे और उसे कैसे एड्रेस करा, इनकी समरी बना लेना, और ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू, इससे रिव्यू करना आसान होगा। मैं आपको वैसे ओवरऑल बात बोलता हूँ, पूरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से सबसे बड़ा फायदा रिव्यू ही होता है, मेन रिव्यू ही होता है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू और इंस्पेक्शन करना आसान हो जाएगा फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट, बड़े ऑडिट्स के लिए। फर्दर प्रिपरेशन ऑफ सच अ समरी में असिस्ट ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, आप सिग्निफिकेंट मैटर को कैसे डील किए थे ये भी पता चल जाएगा जैसे आपकी ये समरी कोई देखेगा। It may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective। छोड़ दो इस वाली लाइन को, कुछ भी काम का नहीं है, बिना मतलब की लाइन है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर था, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर आपको आइडेंटिफाइड हुआ, आपने उसको कैसे एड्रेस करा, इस चीज़ को लिख लेना। इससे फ़ायदा क्या हुआ, रिव्यू और इंस्पेक्शन फ्यूचर में आपका होगा तो आसानी से हो जाएगा। बस यही था। फिर ओनरशिप, भाई इस पर सवाल बनते थे आज से 4-5 साल पहले बहुत सारे। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असल में क्लाइंट के कागजों का ही तो बना, तो ये क्लाइंट का होगा या ऑडिटर का होगा, तो नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये मेरा होगा, मैं हूँ इसका मालिक। ये है टॉपिक, आओ पढ़ना। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कौन मालिक है इन चीज़ों का, तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 SQC 1 जिसे हमने पढ़ रखा है, प्रोवाइड दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक कि किसी लॉ रेगुलेशन में कुछ नहीं लिखा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। सारे के सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी लॉ में लिखा है ना तेरे नहीं है तो मेरे नहीं बनेंगे, खत्म। आगे लिखता है ही में एट इट डिस्क्रिप्शन, ऑडिटर चाहे तो अपनी इच्छा से मेक पोर्शन निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट निकाल सकता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट के पास रखा हुआ था उसमें से कॉपी फोटोकॉपी करवा सकता है, हम आमतौर पर करवाते भी हैं। प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म, लेकिन ऐसे डिस्क्लोजर से आपके काम की वैलिडिटी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और इन द केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंस बनी रहे, काम की वैलिडिटी बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आप एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो, फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख सकते हो। क्लाइंट आपको मना नहीं करेगा, क्लाइंट मना नहीं करेगा अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लिया, क्योंकि आपके वर्किंग पेपर से आप उसकी फोटोकॉपी और एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हो। उसी को बेटा ये एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, वो दोनों बातें वही हैं एक्सट्रैक्ट वाली, अभी नीचे पढ़ ली, ये सारी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद केस स्टडी आ गई और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं।
कुछ भी नहीं है बच्चों, ख़त्म हो गया, समरी वमरी आ गई। ये कितनी देर का चैप्टर लगा? 34 मिनट। हमने लाइन टू लाइन पढ़ा है भाई, लाइन टू लाइन पढ़ने में 34 मिनट का चैप्टर है, तो समरी पढ़ने में तो भाई कितना ही समय लगेगा? सोच के देखो, एक ऐसे के लिए पूरा चैप्टर था। आप देखो इंपॉर्टेंस, मैं नहीं कह रहा छोटा, आप इंपॉर्टेंस देखो। एक छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा ऐसे दे दिया, इतना बड़ा, मतलब एक बात के लिए पूरा चैप्टर बना दिया। इंपॉर्टेंस देखो भाई इसका। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है ना, जिसमें वो एनटीई से बातें शुरू हुई थी, कौन से प्रोसीजर लगाए, उससे क्या रिजल्ट मिले, ये सारी बातों को ध्यान रखना। फिर एनटी के अंदर भी 3 पॉइंट थे, फिर कब बनाए जाएंगे, कौन रखेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, SQC1 को रेफर करा, ये सारी छोटी छोटी बातें थी। डन। आई होप ये आपको ईजी नहीं, अतः ईजी लगा होगा, मतलब एकदम ख़त्म पड़ा चैप्टर लगा होगा। बाकी हम दोबारा मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, बेसिकली बैंक का ऑडिट के लिए। बस एक अच्छा टॉपिक वही है, बैंक ऑडिट। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, उसमें भी 3-4 क्लास के अंदर वो भी आराम से ख़त्म हो जाएगा, है ना। चलिए, आई होप ये क्लास आपके काम की आई होगी। काम की आई तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक कर देना, और बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।